फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर देंगे और जो भी फर्स्ट और सेकंड नए एडमिशन लिए उन्हें भी शेयर कर देंगे, क्योंकि मैंने पूरा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पूरा पढ़ा दिया है, अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ा दिया है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए थर्ड सेमेस्टर वाले भी शेयर कर देंगे। देखिए फर्स्ट पेपर आपका क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो इवैल्यूएशन हुआ है, जो मूल्यांकन करना है बच्चों का, क्रियात्मक शोध यानी कि जो बच्चे एक्शन के थ्रू क्या करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है, एवं नवाचार एवं नए नए इनोवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को, बहुविकल्पी। तो देखिए आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में तो देख ही लिया होगा, पहला और दूसरा पेपर 50-50 नंबर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और आपको पता भी है कितना एमसीक्यू आता है, दो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उससे अंदाज़ा लग गया होगा। 15 एमसीक्यू आता है और आपका 15 अति लघु उत्तरी, और 15 30 हो गया, और 20 नंबर का आपका लघु उत्तरी आता है, 10 क्वेश्चन का 2-2 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी चैनल को शेयर कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मैंने पढ़ा दिया है। पहला प्रश्न क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं कि अध्यापक का, कि विद्यालय का, कि प्रधानाचार्य का। तो आप पढ़ रहे हैं, डीएलएड प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो 1 to 5 तो बच्चे का ही ना करेंगे, विद्यार्थी का। तो ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर सेकेंड क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्रिएटिव मूल्यांकन बच्चे का करना है, मतलब बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना सृजनशील है, नए नए खोजों, नए नए तरीकों को वो कितना कर ले रहा है। तो अगली कक्षा के छात्रों को डालना, छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे का सीखने में कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, सीखने में आने वाली कठिनाइयों का समझना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। ठीक है, मूल्यांकन जो होता है, इवैल्यूएशन होता है, मेजरमेंट से अलग है कैसे। मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया से, या निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया है ये, या गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया से, या सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो देखिए, मूल्यांकन मापन से अलग है, यानी कि इवैल्यूएशन जो है वो मेजरमेंट से अलग है। कैसे है, थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर हो जाएगा, देखिए मापन आप करते हैं जैसे 10 किलो 5 किलो, तो इससे इससे क्या निकलता है आपका, क्वांटिटिव मतलब परिमाण। तो मापन क्या हो जाएगा, परिमाणात्मक हो जाएगा। मूल्यांकन क्या कहते हैं, बच्चे का क्वालिटी मापते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच है ये। मूल्यांकन क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोच, बच्चे का क्वालिटी माप रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव का हिंदी होता है गुणात्मक। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो जाएगा हिंदी, गुणात्मक। तो क्या जाएगा, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया है ये, यानी कि मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे, तो गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया के तौर पे। यानी कि मूल्यांकन क्या है, गुणात्मक रूप से अलग है मापन से, मापन क्या है, परिमाणात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित किससे, गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, या अर्थशास्त्र से। तो मैंने अभी आपको बताया है मापन क्या है, 10 किलो 4 किलो 2 मीटर 5 मीटर, इस प्रकार मापते हैं वस्तु की लंबाई या भार की, ग्रा, लीटर, मीटर। ये क्या हो गया, मापन हो गया। तो क्या मापन गणित में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है मापन गणित से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नांकित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। यानी कि प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है, विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता या जटिलता। तो प्रभावी मूल्यांकन कैसे होगा, उसमें कुछ विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, विश्वसनीयता होगी तभी क्या होगा, प्रभावी मूल्यांकन हो पाएगा। जब आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, तो कैसे मूल्यांकन प्रभावी होगा। तो क्या होगा, ये भी होता है, अब पूछा नहीं है तो ये होता है, लचीलापन भी होता है मूल्यांकन। ठीक है, विश्वसनीयता होती है,
लचीलापन होती है और कुछ वैधता भी होती है ना। जैसे आपका रिजल्ट है तो उसकी कुछ वैधता है, आपके पास कुछ क्वालिटी है उसकी कुछ वैधता है, लेकिन जटिलता नहीं होती है। जब जटिलता आ जाएगी तो बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे आप। तो ये क्या जाएगा, प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो जटिलता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है। ठीक है, आप साइंस पढ़ते हैं, जैसे आपके अगल बगल कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक, जैसे बल्ब का जलना, धुआं का उठना, ठीक है, कागज़ का जलना, मोम का पिघलना, तो ये क्या है, अवलोकन करके ही ना आप जानते हैं। तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है कि क्या ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं ये सही है या गलत। इसके लिए क्या करना है, लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? तो विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर एस.के. दुबे की, गुड तथा हैट की, क्रो एवं क्रो की, मैकोबी एवं मैकोबी की। तो किसकी है ये? गुड तथा हैट की। ऑप्शन नंबर बहुत से हो जाएगा, गुड तथा हैट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है? सार्थक ज्ञान के लिए निदान यानी कि डायग्नोसिस, यानी कि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका पता लगाना ही क्या है? निदान है। अगर इसका पता लगा लिए तो निदान हो जाएगा। जैसे किसी का मान लीजिए लीवर में इन्फेक्शन है, तो जब आप पता लगा लिए कि लीवर में इन्फेक्शन है तो इसको निदान कर लेंगे। और जब इसका डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ दवाएं लिखेगा और क्या करेगा, कहेगा कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, कुछ आपको सजेस्ट करेगा। तो ये उपचार हो गया। आशा करते हैं समझ में आएगा निदान और उपचार में अंतर। तो सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त कौन करता है? सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या जाएगा कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है मापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब क्या जाएगा? मापन। तो सार्थक ज्ञान और निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त कौन करता है? मापन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं समग्र मतलब क्या जाएगा? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, CCE मतलब क्या हो जाएगा? सी से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब सतत, यानी कि पूरे वर्ष भर करते रहेंगे टेस्ट, और कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद कम्प्रीहेंसिव मतलब समग्र, कम्प्रीहेंसिव मतलब क्या है? समग्र, सभी अंग के साथ, मतलब उसके सभी आयामों के साथ। और इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। तो शिक्षार्थियों का सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि पूरे वर्ष भर आप मूल्यांकन करेंगे, और पूरे वर्ष भर करने के साथ साथ पूरे आयामों को देख करके मूल्यांकन करेंगे। पर प्रभावी जोर दिया गया। कब दिया गया? सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर कब दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिश में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में, सेकंड सेमेस्टर में था आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जो 1986 में बल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो बौद्धिक योग्यता में जो बोध का अंग नहीं है, क्या नहीं है? अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता में जो बोध का अंग नहीं है, यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड है बोध, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए बोध का अंग क्या नहीं है? अनुवाद आप क्या करते हैं? दिमाग से करते हैं। विवेचना भी आप दिमाग से करते हैं। अनुप्रयोग भी दिमाग से करते हैं। तो 9वां का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए बोध का अंग नहीं है। देखिए अनुवाद भी आपका क्या दिमाग लगता है, विवेचना भी क्या होता है, तो ये बोध का अंग हो जाएगा। वाग विस्तार, ठीक है, आप कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के ही नहीं बोलते हैं, दिमाग पर प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुप्रयोग क्या होता है? अनुप्रयोग क्या होता है? किसी नियम कानून का सबसे लास्ट में जो फायदा घाटा होता है उसी को अनुप्रयोग कहते हैं। तो वो तो पहले आप बोध लगा चुके हैं, बोध बाद में हो जाएगा। तो अनुप्रयोग क्या है?
अंग नहीं है बोध का। क्यों नहीं है? अंडरस्टैंडिंग, बोध का मतलब क्या जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग आप कब करते हैं? जब किसी नियम कानून या रूल को पढ़ते हैं तो पहले ही तो आप अंडरस्टैंड करते हैं, लास्ट में ना उसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, उसके लाभ हानि पता करते हैं। तो बोध के अंदर तो आएगा नहीं, ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई एप्लीकेशन। प्रश्न नंबर 10, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? देखिए, अगर आपको राजन सीरीज पढ़ना है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का, तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पूरा 7 और 8 सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना करके पढ़ा दिया मैंने। और सीटेट का भी प्रीवियस ईयर मैंने बताया है, यहाँ पे दिखाया, आप लोग जाके देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? तो मौखिक तकनीकी पर, परियोजना तकनीकी पर, या अवलोकन तकनीक पर, या अधिन्यास तकनीक पर? तो बताइए। प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 क्या है? बच्चों के सीखने की जो प्रगति होती है वो उसका वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? तो बच्चे कोई भी चीज़ सीखते हैं और उसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, ठीक है, वर्णन अभिलेख, लास्ट में क्या करते हैं? वर्णन अभिलेख करते हैं। तो ये अवलोकन तकनीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा अवलोकन तकनीक। ऑप्शन नंबर 100 अवलोकन तकनीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। देखिए, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? बताइए। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या जाएगा? जब आप कोई चीज़ या कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रयोग करते हैं या कोई प्रैक्टिकल करते हैं साइंस में, तो लास्ट में क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष होता है। क्रियात्मक शोध का मतलब क्या? कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो लास्ट में क्या कर रहे हैं? उसका निष्कर्ष ही तो निकाल रहे हैं। तो अंतिम चरण पूछा है तो निष्कर्ष हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का मतलब ये समझिए कि आपको प्रैक्टिकल करना है, जैसे उत्तल लेंस हो गया, उसके जो प्रतिबिंब बनते हैं, या शीशे का ग्लास में एक अगर आप पेंसिल रखते हैं तो क्यों वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो लास्ट में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ये टेढ़ी अपवर्तन या परावर्तन या पूर्ण परावर्तन, इन 3 नियमों में से किसी एक नियम के तहत क्या कर रही है? ये टेढ़ी दिख रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रियात्मक शोध कहेंगे। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? निष्कर्ष निकालना ही निकालना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? आप क्यों नए नए एक्सपेरिमेंट या नए नए एक्सपेरिमेंट को देख के निष्कर्ष निकालते हैं या नए नए आविष्कारों को करना चाहते हैं? ताकि हमारा जीवन क्या हो? आसान हो। साइंस की भाषा में देखा जाए तो, अगर यही शिक्षा के भाषा में देखा जाए, ताकि बच्चे का शैक्षिक स्तर यानी कि बढ़ावा देना उसके लिए, मतलब शिक्षकों के लिए आसान हो जाए, इसीलिए क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो क्रियाविधि के लिए, नैदानिक या विवरणात्मक या रूपांतरकारी? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? नैदानिक, यानी कि डायग्नोस करने के लिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नैदानिक, यानी कि निदान करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, एनसीसी है, स्काउटिंग है, रेड क्रॉस संस्था है, ये सभी? तो बताइए, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? प्रश्न नंबर 13। तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? ये सभी है। तो जो भी आपका सामुदायिक सहभागिता है, आपका कम्युनिटी है, आपका समाज है। देखिए, एनसीसी क्या करता है? जब बाढ़ भूकंप आता है तो हेल्प करता है, जब आर्मी पुलिस कम पड़ जाती है तो। स्काउटिंग भी क्या होता है? खाना वगैरह बनाना, लोगों को बचाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। रेड क्रॉस संस्था, तो ये सब क्या है? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार लाते हैं। एनसीसी भी क्या करती है? नए नए खोज प्रयोग करती है, लोगों का हेल्प करती है। स्काउटिंग भी क्या करती है? सेम यही क्या है? एक समाज सुधार का संस्थाएं हैं, ये एनजीओ हैं एक तरीके से, मतलब सरकारी संस्थाएं हैं ये। और रेड क्रॉस संस्था हो जाएगी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस स्टीवेंसन, जीसी हेल्मस्टेडेटर, स्टीफन एस कोरे, ब्रेडफील्ड। देखिए, अंग्रेजी नाम है। प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 देखिए, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो स्टीफन एस कोरे। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एस कोरे।
स्टीफन एस कोरे याद रखेंगे, क्रियात्मक शोध स्टीफन एस कोरे। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम को देते हैं के कारणों को पहचानने का व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है या वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाता है? तो बच्चों का मानसिक स्तर में क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या किया जाता है? नए नए खेल करवाए जाते हैं, नए नए क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं बच्चों से, किसी से सिंगिंग करवाया जाता है, किसी से डांसिंग, किसी से कहा जाता है कि तुम यहाँ पे आके स्पीच दो, तो बच्चे का क्या होता है? मानसिक स्तर पता लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपकी स्क्रीन के सामने देखेंगे और उत्तर अपने दिमाग में सोचेंगे। 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? 2009 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, ये तो आपका, ठीक है, ये आपका 1986 के शिक्षा नीति में इस पर बहुत बल दिया गया था, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव मूल्यांकन, लेकिन इसका आरंभ हुआ 2009 में। प्रश्न नंबर 17 देखिए, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, ठीक है, मान लीजिए कोई रीता नाम की लड़की है, वो 100 नंबर में से 60 नंबर पाई है भाषा में, या हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, या उसका मातृभाषा कोई एक लैंग्वेज पढ़ रही होगी, अब पता नहीं रीता किस प्रदेश की है, किस देश की है, ठीक है, जहाँ की भी होगी उसकी भाषा होगी, ठीक है। भाषा का मतलब क्या? जो बोला जाता है वो भाषा, साइंस जियोग्राफी वगैरह नहीं, भाषा मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये भाषा हो गया। तो रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना है, मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या उपलब्धि है? तो बताइए, जो आप नंबर पाते हैं वो क्या है? तो मापन ही तो है, ये क्या हो जाएगा? मापन के अंतर्गत। जब 60 आ गया, देखिए जहाँ पे अंक आएगा, अंक मतलब क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक, जहाँ भी न्यूमेरिक आया समझ जाइए क्या है? मापन है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक क्या है? ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज, इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन या इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो जो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे हैं उनका पुस्तक क्या है? इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब क्या जाएगा? सुधार करना। तो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे क्या है? इम्प्रूव इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये क्या जाएगा आपका? प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे। हिंदी में थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, इंग्लिश में लिख लेंगे इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, या सभी को? बताइए। तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? देखिए, मूल्यांकन सबका होता है, जैसे आपका भी एग्जाम होगा, ठीक है, आप नंबर पाएंगे, डीएलएड करेंगे, सुपर टेट आएगा, सी टेट निकालेंगे, कितना नंबर पाए हैं, उसके बाद नौकरी लगेगी, ठीक है, तो मूल्यांकन होता रहता है। बच्चों का भी मूल्यांकन होता है, अभिभावक का, समाज का, सबका मूल्यांकन होता है, ठीक है, कोई बचा नहीं है। तो 19 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सभी, यानी कि छात्रों का भी मूल्यांकन होता है, शिक्षकों का भी मूल्यांकन होता है, अभिभावक और समाज का भी मूल्यांकन होता है। प्रश्न नंबर 20, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5, 2, 6, 4। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 100।
100 यानी कि 6। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के 6 पक्ष होते हैं। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो 6 पक्ष होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, यानी कि कंटिन्यूअस मूल्यांकन करते रहते हैं, मतलब पूरा वर्ष भर पढ़ा के एक बार मूल्यांकन नहीं लेते हैं, एग्जाम नहीं लेते हैं, यानी कि डेली बाई डे पर डे आप करते हैं मूल्यांकन। तो सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्रांत, यानी कि जब सत्र प्रारंभ हुआ उससे लेकर के सत्रांत यानी कि सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, हिंट दे दिया था। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है? सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? शैक्षिक शोध को सामान्यतया कितने वर्गों में बांटा जाता है? 7, 6, 3, 5। तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा 6। तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 6 वर्गों में बांटा जाता है। तो शैक्षिक शोध को 6 वर्गों में बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, जो ब्लूम है वो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी वाले किताब में, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम 1956 के करीब में दिए थे शायद। तो निम्न में से कौन सा ब्लूम के शिक्षा के उद्देश्य, जैसे आपका जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, तो ये इन्होंने दिया है शिक्षा के सिद्धांत। उसी प्रकार ब्लूम के जो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्य आंकना। प्रश्न नंबर 23, ये इसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी? तो ब्लूम के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कौन सा नहीं आता है? तो मूल्य आंकना, ऑप्शन नंबर 2 नहीं आता है। यानी कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें किसकी बात की गई है? देखिए सिंथेसिस, संश्लेषण, देखिए संश्लेषण है ना, संश्लेषण यानी पहले एनालिसिस, फिर सिंथेसिस यानी संश्लेषण, उसके बाद इवैल्यूएशन, उसके बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपका कॉग्निटिव, यही सब आता है। ये क्या है? एक टेबल है प्रिज्म के रूप में, इसी में आपको बता देंगे अलग से। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन, परिकल्पना, उपकल्पना। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, मान लीजिए कोई समस्या, जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना का वैक्सीन नहीं बन पा रहा था और लोग मर रहे थे, ठीक है। कोरोना इतना बड़ा खतरनाक था, संचारी रोग था, मतलब बहुत बड़ा क्या था, इन्फेक्शस डिजीज था। तो उसका प्रस्तावित उत्तर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने दिया कि ये कंपोजिशन, ये इंस्ट्रक्शंस को अपनाइए, ये फार्मूले को अपनाइए तो कोरोना का टीका बनेगा। लेकिन कुछ ही एक्सपेरिमेंट क्या हुए, सफल हुए और लास्ट में बने कोरोना का वैक्सीन और लोगों को लगना स्टार्ट हुआ। तो उस समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है वो क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन में से बताइए। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? जब कोरोना आया तो लोगों ने सोचा ना कि इसको कैसे, दवा खाएंगे नहीं ठीक हो रहा है तो इंजेक्शन, वैक्सीन लगाएंगे। तो ये क्या परिकल्पना है लोगों की, ठीक है, परिकल्पना के थ्रू ही तो कोरोना वैक्सीन का क्या किया गया, उसका स्ट्रक्चर देखा गया कि इसको कैसे क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इसकी संरचना कैसी है। तो इस संरचना को पता लगाया गया। तो कैसे पता लगाएगा? परिकल्पना के थ्रू, सोच सोच करके साइंटिस्टों ने उसका उपकल्पना की है, ठीक है। सोचे 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 इतना सोचे कि वैक्सीन बना डाला, इसी को परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। तो किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर उसको हम लोग परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी या विकासात्मक प्रश्न। तो देखिए, तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आप बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों के अंदर कौन सा विकास करना चाहते हैं? तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर क्या है? यानी कि बच्चे को कितना सामाजिक अध्ययन तेज है। यानी कि मान लीजिए 2 साल पहले या 1 घंटे पहले आपने पढ़ाया कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया। तो बच्चे को ये याद है कि नहीं?
तो बच्चे का मेमोरी तेज है अगर याद है तो इसका मतलब क्या, मेमोरी उसका चेक कर रहे हैं, यानी कि स्मृति संबंधी ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। चलिए जो भी नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्रियात्मक शोध, आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रथम प्रश्न पत्र में थर्ड सेमेस्टर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज का एकदम अपडेटेड प्रश्न है, ठीक है, जो 2025 एडिशन 2025 संस्करण का है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाके आप लोग सिलेबस देख सकते हैं फर्स्ट पेपर का, और वहाँ से आप लोग सिलेबस देख के जान सकते हैं क्या क्या आपको फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है। जय हिंद।